हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। और आज आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मैं अति महत्वपूर्ण जो कि 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। यकीन मानना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा का सारा वही प्रश्न है दोस्तों। देख लो, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अभी जो कि आपके एलपी आरपीएफ और अभी एनटीपीसी का एमटीएस का जो कि एग्ज़ाम हो चुका दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम का मैंने आपके लिए एनालिसिस कराया हूँ दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, मैं आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि तबला वादक जो कि उस्ताद अल्लाह जो कि रखा कादर बख्त यानी कि बख्श द्वारा प्रकाशित संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जैसे कि दिल्ली घराना ऑप्शन है, फर्रुखाबाद घराना और पंजाब घराना और लखनऊ घराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पंजाब घराना के जो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा यानी कादर बख्श द्वारा प्रकाशित संगीतकार थे। तो वही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पंजाब घराना। तो दोस्तों, ये आपके जितने भी वाद्य यंत्र एवं उनके संबंधित कलाकार आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ना। तो आइए देखते हैं आपके एनटीपीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, मैं आपके लिए सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप यकीन मानिए, केवल क्लास को देखिएगा दोस्तों। अगर मैं वीणा से बात करूं तो असद अली खान और वीणा गायत्री और गोपाल शंकर मिश्रा, इमानी शंकर शास्त्री और वीणा सेसन्ना, ये दोस्तों वीणा से संबंधित आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं घटम की बात करूं तो थेटाकुड़ी हरिहर और विनायक राम और घाटम गिरिधर उडुपा। और मैं बात करूं तो उमयालपुरम के यानी कि नारायण स्वामी, ये आपके घटम से संबंधित है। अगर मैं तबला से बात करूं दोस्तों तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, आनंदो चटर्जी, किशन महाराज और शंकर घोष और विक्रम घोष, दोस्तों ये तबला वादक से संबंधित है। और वहीं अगर मैं संतूर की बात करूं दोस्तों तो पंडित रवि कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपारी और सतीश व्यास, दोस्तों ये संतूर वादक है। और ये जितने भी मैंने कहा, वीणा, घटम, तबला, संतूर, दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन एनटीपीसी में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, विशेषकर तबला आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना दोस्तों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी डायग्राम से क्वेश्चन बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा कि वक्रता केंद्र पर रखने पर जो कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु आकार के समान होता है ना। तो कहाँ रखने पर? तो वक्रता के केंद्र पर। मेरे भैया, जितने भी आपके दर्पण से संबंधित जितने भी डायग्राम से क्वेश्चन बनता है, आपके एनटीपीसी लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, जो कि तुर्क चहलगनी या चालीसा नामक 40 यानी कि रसोइयों के समूह का गठन किसने किया था? दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि तुर्क चहलगनी या चालीसा नामक 40 रसोइयों का यानी कि समूह का गठन किसने किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया था दोस्तों। इल्तुतमिश से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जानते हैं कि इल्तुतमिश से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं तो 1211 से लेकर 1236 तक उनका कार्यकाल रहा था, जो ये आपको याद रखना है। और वहीं 1236 से 40 तक उनकी बेटी रजिया सुल्तान। अगर मैं बात करूं, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसको 1211 में आराम बख्श खत्म करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया गया। इसे गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत को गजनी के शासकों द्वारा आत्महत्या दावे से मुक्त कर दिया गया था। इन्होंने लाहौर की स्थापना पर दिल्ली की राजधानी बनाया था। ये भी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था दोस्तों। और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसने दिल्ली सल्तनत को यानी कि ख्वारिज़म शाह को शरण देने से मना करके
चेंज खान को यानी को पे बचा लिया था। और भी बात करूँ तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का शुरू किया था। लेकिन अगर पूछे निर्माण तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही 40 रसोइयों का एक समूह गठन किया था और तुर्क ए चहलगनी या चालीसा से नाम से भी जाना जाता है इल्तुतमिश। अच्छा दोस्तों, इसने दिल्ली सल्तनत में इक्ता दर प्रणाली की शुरुआत किया था। इसमें अपनी अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि को वितरित किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्ता जो दर प्रणाली है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन लाने का मात्र उद्देश्य अभी भारत और बांग्लादेश के साथ थोड़ा मुद्दा जो कि गर्म है दोस्तों, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि लैंड बाउंड्री से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि 5 आंसर आ जाएगा। दोस्तों यकीन मानना, एक जो कि संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत जो कि 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया गया था। तो ये भी आप पॉइंट रखिएगा। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि 5, भारत संघ के कितने राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य जो कि साझा करता है। दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत की 15 यानी कि 15,106 किलोमीटर की स्थल सीमा, जो कि 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा, जिसमें से द्वीप क्षेत्र भी शामिल है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार में सुदूर पूर्व तक। दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखिएगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि 5 भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ये 5 राज्य आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का पानी की प्रमाण दर्शाता है, तो डॉकयार्ड जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लोथल। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगता होगा ना दोस्तों, तो आप हमेशा हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, है ना। आपके एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लाया हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लोथल, जो कि डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो अगर पूछे हड़प्पा शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था, और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यह सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के बगल में स्थित है, जो कि 1922 में खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके बनावली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनावली जो उसकी खुदाई है ना 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में RS विष्ट के द्वारा किया गया था। हल की प्रकृति बनावली जिसे जिले में खेत में पाया गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हल जो कि सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो बनावली में पाया गया था। और बनावली की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद RS विष्ट के द्वारा किया गया था। दोस्तों उसी तरह से आपके एक हड़प्पा से क्वेश्चन आता जो कि रावी नदी के किनारे 1921 में खोजा गया। दोस्तों एक क्वेश्चन आता मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ स्थल नवपाषाण कालीन स्थलों में से एक है, और जो भी पाकिस्तान में स्थित है। और बात किया जाए तो मेहरगढ़ स्थल से प्रारंभिक नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। दोस्तों आपके लिए मैं क्वेश्चन आपको इसलिए ला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके 2024 के जितने भी करंट अफेयर पूछा गया दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ LP, RPF, SI, उसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा, जो कि 4 आंसर आ जाएगा, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, जो कि 2024 का थीम था। दोस्तों आइए जानते हैं कि आर्द्र भूमि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है। 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर जो कि रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित किया गया था।
दोस्तों अगर मैं बात करूं 2022 में क्या थीम था, तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, 2023 में वेटलैंड बहाली और 2024 में आर्द्रभूमि और मानव कल्याण आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का जो कि लोक नृत्य है, तो पंजाब का है। दोस्तों मैं यकीन करता हूँ जितने भी क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज और जितने भी फेस्टिवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। जिसमें से गिद्दा और भांगड़ा की बात करें तो पंजाब का है, गुजरात, झारखंड, बिहार। दोस्तों आइए इन ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगर बिहार की लोक नृत्य पूछे तो झिझिया आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो विदेशिया आ जाएगा, है ना। अगर पूछे झारखंड का सरहुल आ जाएगा, गुजरात का गरबा आ जाएगा, डांडिया आ जाएगा, रसलीला आ जाएगा, है ना, भवई आ जाएगा। दोस्तों देखो अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गरबा, डांडिया ये लोक जो कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झारखंड में बात करूँ तो छऊ, कर्मा ये झारखंड का, और अगर बिहार की पूछे तो झूमर, विदेशिया ये वहाँ के फेमस उनके लोक नृत्य है, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना दोस्तों। अगर मैं दोस्तों अगला बात करूँ क्वेश्चन की, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कपिल देव। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हो सके तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना सही है कितना गलत है, तो उसके अनुसार से आपको कैसे पढ़ाई करना है ना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कपिल देव द्वारा लिखी गई कई अन्य पुस्तकों जैसे क्रिकेट माई स्टाइल, वी द सिख और बाइड गॉड्स डिक्री, और अगर पूछे अगला बुक तो 281 एंड बियॉन्ड पूछे तो VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। ये भी आपके जो कि SSC में भर भर के पूछा जाता है, तो आपके NTPC में भी पूछा जाएगा। युवराज सिंह के अगर पूछे तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अगर बात करूँ तो प्लेइंग इट माई वे पूछे तो किसके द्वारा लिखा है, तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध कार्यक्रम हुआ था। दोस्तों बौद्ध धर्म से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेसिकली सारनाथ की, सारनाथ में सबसे पहले धर्म चक्र परिवर्तन जो कि पहला उपदेश दिया था। अच्छा मेरे दोस्तों आइए इनके बारे में जानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र आने की धर्मोपदेश बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है ना, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब घर छोड़ दिया था तो उसे किस चीज़ से चिन्हित किया गया था, तो घोड़ा से चिन्हित किया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर पूछे कि उनको त्याग का विचार मनुष्य की 4 अवस्थाओं से मिला, जैसे कि बीमार व्यक्ति उन्होंने देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा, मृत शरीर, और उन्हें सन्यासी देखकर उनके मन में एक मतलब भाव पैदा आ गया और इन्हीं को देखकर वो अपने अवस्थाओं से अपने का त्याग कर दिया अपने, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करूं उन्होंने जो कि 7 वर्ष तक घूमते रहे और 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, तो 35 साल की उम्र में प्राप्त हुआ। अगर मैं बात करूं जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और अगर मैं बात करूं 483 में उसका अगर मृत्यु की बात करूं तो कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसका मृत्यु हुआ तो उस समय किस चीज़ से चिन्हित किया गया था, तो आपको निर्वाण देना आपको आंसर है ना दोस्तों। तो आपको इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, है ना मेरे दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर क्या मापता है। दोस्तों एनीमोमीटर आपके साइंस से इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर मैं बात करूं एनीमोमीटर क्या मापता है दोस्तों, किस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि हवा की गति द्वारा एनीमोमीटर मापा जाता है। अच्छा मेरे दोस्तों आइए जानते हैं कि और आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि हवा की नमी आर्द्रता आमतौर पर हाइग्रोमीटर का उपयोग करके मापी जाता है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछे कि आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर हवा में मौजूद नमी या जल वाष्प की मात्रा को मापता है। याद रखना दोस्तों आर्द्रता आमतौर पर हाइग्रोमीटर का उपयोग करके मापी जाती है। अगला अगर मैं बात करूं दोस्तों कि समुद्र की गहराई की अगर मापना है तो आपको एनीमोमीटर का प्रयोग नहीं बल्कि सोनार या
जो कि साउंडर्स जैसे उपकरणों को मापी जाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर समुद्र की गहराई को अगर मापना है ना आपको, तो सोनार या फिर साउंडर्स जैसे उपकरण से मापा जाता है। और उपकरण समुद्र तल की दूरी निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। ओके मेरे दोस्तों, अगर बात करूं समुद्र तल से ऊंचाई को अगर मापना है ना मेरे दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना, आमतौर पर अल्टीमीटर जैसे उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। एनीमोमीटर ऊंचाई मापने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। देखो दोस्त, अगर बात करें कि समुद्र तल से ऊंचाई मापना है तो आपको अल्टीमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड 1982 में जब अस्तित्व में आया था, उसकी स्थापना की प्रारंभिक पूंजी कितना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेसिकली 100 करोड़ आ जाएगा। दोस्तों यकीन माना नाबार्ड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड किस समिति के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है, तो क्या किस समिति से याद किया मतलब किया गया था, तो शिवरामन समिति के द्वारा स्थापित किया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था। दोस्तों उसी तरह से एक आरबीआई से क्वेश्चन आता है ना, आरबीआई से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब आरबीआई 1934 में जब उसका गठन किया गया है ना, 1935 में उसका जब स्थापना किया गया, 1949 में जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उस समय पूछा जाता है कि जब आरबीआई शुरुआती पूंजी के साथ कितना में किया गया था, तो 5 करोड़, 5 करोड़ जो कि आरबीआई की शुरुआती पूंजी, और नाबार्ड बैंक की शुरुआती अगर पूछे तो 100 करोड़। ये आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप नहीं पढ़ के जाइएगा ना दोस्तों, तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सत्यशोधक समाज जो कि 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 में। दोस्तों यकीन मानना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है ना दोस्तों, सो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। लेकिन बहुत ऐसा लड़का है जो कलकत्ता आंसर मार के आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो कि पुणे मार के आंसर आना है, और ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आर्टिकल 66 के तहत आपके उपराष्ट्रपति का जो कि चुनाव होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत जितने भी सदस्य होता है ना दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव मंडल है ना, चुनाव की मंडल की जो प्रक्रिया ना दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लाया गया है, तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। ये आपको याद रखना है ना, राष्ट्रपति की जो चुनाव आने की जो मंडल है ना, उनकी प्रक्रिया सो आयरलैंड के संविधान से लाया गया। आयरलैंड के संविधान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 12 व्यक्तियों को आने की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करेगा, आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी, ये भी आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। तो जितने भी हमारे संविधान के यानी स्रोत है ना, आपके विदेशी स्रोत, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। और वहीं बात करो तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, जो कि आर्टिकल 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो कि ऑप्शन राजस्थान, अबू धाबी, दुबई दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राजस्थान, कि राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया था, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस सैन्य अभ्यास होता है। दोस्तों अभी जितने भी 2024 के सैन्य अभ्यास हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अगर 2025 में, जैसे कि एनटीपीसी भी तो होने वाला नहीं, 2025 में ही होगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आप पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार है, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 100 दिन का काम होता है दोस्तों, और 2005 में इसकी स्थापना किया गया था। तो जो कि इस 15 का क्वेश्चन आपका आंसर बी आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप सभी को कैसा क्लास लगा, अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप कमेंट एक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन अगर आपने बढ़ाने कहोगे तो मैं ज़रूर बढ़ाऊंगा दोस्तों। और आपके एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं वही का वही क्वेश्चन लाया दोस्तों, है ना। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप ज़रूर
एक सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।